अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है MTL यानी मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड पाकिस्तान की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी। हाई लोकलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क और फार्मिंग सेक्टर में कंसिस्टेंट डिमांड की वजह से MTL ने एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पोजीशन बनाई है। MTL मेसी, फर्ग्यूसन और मिलेट ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है जिनकी रेंज 50 से 85 जो है हॉर्स पावर तक है। ट्रैक्टर के अलावा कंपनी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स, जनरेटर, फॉर्कलिफ्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के तकरीबन 92% कंपोनेंट्स लोकली सोर्स किए गए। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है। कंपनी की सेल्स कैश और बैंक फाइनेंसिंग के जरिए होती है, जबकि डिमांड एग्रीकल्चरल सेल्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज और सीजनल फार्मिंग एक्टिविटी से इफ़ेक्ट होती है। अगर हम इसके रेवेन्यू सोर्सेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो MTL की रेवेन्यू का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो ट्रैक्टर सेल्स है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ट्रैक्टर का लोकल सेल्स में तकरीबन 94% और एक्सपोर्ट सेल्स में 98% हिस्सा था। कंपनी ने 2607 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए जिनसे तकरीबन 5.36 बिलियन रुपीस यानी 18.88 मिलियन US डॉलर्स की रेवेन्यू हासिल हुई। बाकी रेवेन्यू ट्रेडिंग गुड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और IFS सर्विसेज से आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका हम देखें तो मिलेट ट्रैक्टर के पास मिलत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 64.09%, बोलान कास्टिंग लिमिटेड के 46.26% और दुबई की टाइपेक इंटरट्रेड DMCC के 75% शेयर्स भी हैं। टाइपिंग मशीनरी और हैवी इक्विपमेंट की ट्रेडिंग करती है। इसके बाद हम देखें तो 31 मार्च 2026 तक जो है MTL की स्टैंडअलोन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5.67 बिलियन रुपीस थी। ग्रुप की हायोंडाई निशात मोटर में भी इन्वेस्टमेंट है जिससे पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन और कॉम्पिटिटर्स को देखें तो जो है मिलेट ट्रैक्टर का मेन लिस्टेड कॉम्पिटिटर जो है वो अल गाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है जो फियात और न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर मार्केट करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो पामा के जो हम 2025 से जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक के डेटा को देखें तो मिलत ट्रैक्टर ने 15,217 ट्रैक्टर सेल किए, जबकि टोटल इंडस्ट्री सेल्स 23,116 यूनिट्स थी। इस हिसाब से मिलत ट्रैक्टर का एस्टिमेटेड मार्केट शेयर तकरीबन 65.8% था। कंपनी की मार्केट लीडरशिप की मेन वजह स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, हाई लोकलाइजेशन, वाइड लीडरशिप नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। इसके बाद जो ट्रैक्टर डिमांड है ना वो क्रॉप प्राइसेस, फार्मर इनकम, फाइनेंसिंग कॉस्ट, पानी की अवेलेबिलिटी, वेदर कंडीशंस और गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम्स पर भी डिपेंड करती है। इसके अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो MTL के फाइनेंशियल रिजल्ट साइक्लिकल ट्रैक्टर डिमांड की वजह से काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। इसमें आप चार्ट देख सकते हैं तो ये चार्ट में जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2026 तक का कंप्लीट डेटा दिया गया है कि इसमें हमें जो है कितना रेवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, इसका जो रिपोर्टेड EPS आया वो कितना हुआ, ये सारा इसमें बताया गया है। और इसके बाद जो है ना इसमें एक मेन चीज़ ये भी बताई गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ना 25 में रेवेन्यू 43% डिक्लाइन हुई क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स कम होकर 18,580 यूनिट्स रह गई थी। लेकिन सेल्स डिक्लाइन होने के बावजूद भी कॉस्ट कंट्रोल की वजह से ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव होकर 26.6% इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो है इसकी जून 2026 में कंपनी ने 241 शेयर सब डिवीज़न की जिससे आउटस्टैंडिंग शेयर्स डबल होकर तकरीबन 399.03 मिलियन हो गए। इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो का एनालिसिस देखें तो इसमें हमारे पास 31 मार्च 2026 तक जो बताया गया है मिलेट ट्रैक्टर के टोटल असेट्स जो थे वो 33.55 बिलियन रुपीस और स्टैंडअलोन इक्विटी जो है 7.07 बिलियन रुपीस थी। फिर इसकी करंट असेट्स बताए गए हैं कि कितने थे, जिसमें से
इसकी लायबिलिटीज़ वगैरह कितनी निकलती हैं या करंट रेशो इसका कितना बनता है। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो वर्किंग कैपिटल है। इसमें टोटल इन्वेंट्री के इसके कितने आए या इसका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी थी, ये सारी जो है इसकी डिटेल भी दी गई है। इसकी 9 मंथ ऑपरेटिंग के हवाले से भी सब दी गई है कि 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो इम्प्रूव होकर कितना हो गया, पिछले साल के मुकाबले में कितना फ़र्क आया, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। और फिर इसके बाद अगर हम इसकी मिलेट ट्रैक्टर की वैल्यूएशन की बात करें तो जो है 23 जून 2026 के हिसाब से इसकी जो शेयर प्राइस भी बताई गई है कि कितनी थी और इसका कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है ये निकाल कर भी बताई गई है। आपको दिख रही होगी कि इसकी कितनी हो गई। ये ओवरऑल इसका जो है वैल्यूएशन इसकी दी गई है। इसका डिविडेंड भी बताया गया है कि इसका डिविडेंड किस तरह से कितना आया, कि क्या हुआ। इसके ऑल ईयर 2025 की ईयर के हिसाब से भी बताया गया है कि कितने टाइम्स ये कितना अप्रॉक्सीमेटली बनता है, ये सारी परसेंट भी दी गई है इसी के साथ ही। फिर इसके बाद अगर हम इसके की रिस्क की बात करें तो एमटीएल के जो मेजर रिस्क में ना फार्मर्स की वीक परचेसिंग पावर, सब्सिडीज़ में डिले, सेल्स टैक्स रिफंड्स का स्लो रिलीज, हाई इन्वेंट्री और शॉर्ट टर्म बोरोइंग शामिल है। करंट डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल और कमोडिटी कॉस्ट में इंक्रीज, फ्लड्स, ड्राउट और दूसरी वेदर कंडीशंस भी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकती हैं। अलगाजी ट्रैक्टर्स ने कंपटीशन और एग्रेसिव डिविडेंड पॉलिसी भी इम्पॉर्टेंट रिस्क है। कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन बिजनेसेस अभी इतने बड़े नहीं हैं कि ट्रैक्टर बिजनेस में सीवियर डिक्लाइन को फुली कवर कर सकें। फिर इसके हम अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड का फ्यूचर जो है आउटलुक वो कॉशियसली पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ट्रैक्टर प्रोग्राम्स, प्रपोज नेशनल ट्रैक्टर पॉलिसी, बेटर क्रॉप इकोनॉमिक्स और एक्सपोर्ट ग्रोथ कंपनी की सेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। हाई लोकलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, ब्रांड रेप्यूटेशन और डीलर नेटवर्क कंपनी के लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं। लेटेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ और कैश फ्लो रिकवरी पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कंपनी को जो है टैक्स रिफंड्स और रिसीवेबल रिकवर्स करने, इन्वेंट्री कंट्रोल करने और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एमटीएल एक हाई क्वालिटी लेकिन साइक्लिकल इंडस्ट्रियल कंपनी है, डिफेंसिव स्टॉक नहीं है। कंपनी की मार्केट लीडरशिप और कैश जनरेटिंग एबिलिटी जो है वो अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते वक्त नॉर्मलाइज अर्निंग्स, वर्किंग कैपिटल नीड्स, बोरोइंग और डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर कंसिडर करते रहना चाहिए।